हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा की आंसर राइटिंग बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को जानकारी है कि होता क्या है। परीक्षा से पहले आपको क्या किया जाता है, परीक्षा के दौरान आपको एक पेपर दिया जाता है। पेपर पढ़ने के लिए पहले तो कॉपी आप पा जाएंगे। कॉपी में अपना नाम, रोल नंबर और जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें डाटा जो भी फिलअप करना है उतना तो आप भरेंगे ही। उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको 15 मिनट का समय मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आपका होगा। तो उसी पैटर्न पर हम क्या कर रहे हैं, पहले आपको पेपर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अब पेपर जो भी 10 से 5 मिनट का वीडियो बनने वाला है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि कम समय में इसको कम से कम समय में आपको बता सकें। तो क्या कर रहे हैं, हम पहले पेपर आपको दे रहे हैं। अब पेपर आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है ये, नाम, रोल नंबर, बाकी ये सब्जेक्ट कोड रहता है। 2024 सामान्य हिंदी। हमने क्या किया है, हिंदी का एक मॉडल पेपर बनाया और उसी पेपर के थ्रू आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, जिससे कि हम बेहतर नंबर पा सकें। फ्रेंड्स देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, मेहनत सभी बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कुछ तौर तरीका की जानकारी का अभाव होता है, जिस कारण से उनका नंबर कम आता है। कंटेंट बहुत बेहतर देते हैं वो, लेकिन होता क्या है कि वो कहाँ, हम किस दौरान किस स्टेप पे उसका उपयोग करें या कौन कौन से स्टेप पे हम क्या करें कि जिससे हमारा बेहतर नंबर हो सके, वही जानकारी नहीं रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वही आंसर राइटिंग करके आप लोगों को बताने वाले हैं। और चलिए अब देखते हैं, ये क्या है, सामान्य हिंदी का पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 14 क्वेश्चन तक है। 14 क्वेश्चन को हमने सीरियल वाइज सॉल्व किया है। और अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार भी कर लेते हैं तो हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि आप इस तौर तरीकों को अपनाकर बोर्ड की जो टॉप 10 लिस्ट में नाम आता है उसमें एक नाम आपका भी रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये हमारा, आप चाहे विनती समझिए, चाहे प्रार्थना समझिए, चाहे एक रिक्वेस्ट समझिए, जो भी समझ सकते हो आप। सब बात घुमा फिरा करके क्या है, एक ही है। इसलिए अंततः आप क्या है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए नोट, इसमें कुछ निर्देश हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अनिवार्य हैं। खंड का, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो का है, कुटज के लेखक हैं। अब कौन है कुटज के लेखक, ये देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये कुटज के लेखक हैं। इसमें जो है आप लोग को बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इंदुमती है। तो इंदुमती क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम कहानी है। इंदुमती जो है ये क्या है, प्रथम कहानी है। इसी के साथ जो है और हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, पहले का गा क्या है, ये देखिए ध्यान से। पहले का गा है, इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच हम बताने वाले हैं, इसको आप लोग सुन लीजिए, जिससे कि आप एनर्जेटिक महसूस करें अपने आप को। है क्या, अभी तो ये आवाज़ है, आगाज बदलने वाला है, कुछ हम बदलें कुछ तुम बदलो, ये जहान बदलने वाला है, ये जहान बदलने वाला है। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, पहले का गा। सज्जन नाटक के लेखक हैं, कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट घा वाला है, पगडंडियों का जमाना रचना है। ये किसकी रचना है, हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। नेक्स्ट है अंगा वाला, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। इसमें क्या हो जाएंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। अब देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन का सलूशन हम बताने वाले हैं। दूसरे का प्रश्नोत्तर संख्या 2 है। दूसरे का क्या क्या है,
प्रेम पथिक रचना है, किसकी रचना है? तो प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी के साथ हम देखते हैं दूसरे का खा क्या है। दूसरे का खा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है, किसने दिया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरे का खा आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है तार सप्तक के कवियों का संबंध किस शाखा में है? तो तार सप्तक के कवियों का संबंध किस शाखा में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी? तो ये आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। नेक्स्ट है अंगा, दूसरे का अंगा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने? तो क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये 10 नंबर का है। गद्यांश आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ऐसे पद्यांश हो जाएगा। तो इसमें जो है गद्यांश को आप संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नीचे दिया गया, उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्दिष्ट है। तो इसका आंसर हम एक एक का आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने हिसाब से फ्रेंड्स देखिए जितना हम कर सकते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो भी बोर्ड के प्रिय विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हम अपनी तरफ से बहुत बेहतर ढंग से कंटेंट उपलब्ध कराने का काम किए हैं और बेहतर रास्ता आपको हम बता रहे हैं जिससे कि आप बेहतर नंबर भी प्राप्त कर सके। और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी स्टूडेंट टॉप 10 लिस्ट में ज़रूर पहुंचेंगे। देखते हैं, अब ये तीसरा हो गया, इसमें रेखांकित ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी है, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये आप पढ़ लेंगे, पद्यांश है। इसमें जो भी नीचे दिया गया है पाठ के शीर्षक क्यों रचयिता के नाम, कैकेयी को अभागिनी रानी क्यों कहा गया। नेक्स्ट, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो जो भी चीज़ें आप जब पेपर पाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जो जैसा पूछा गया उसी प्रकार से आप उत्तर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए चौथा का ही अथवा करके दिया गया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है पांचवे का निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना, प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये दिया गया है आप लोग को जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तो जीवन परिचय आप तैयार करेंगे, 3 लोगों का आता है, उसमें से एक लोग का लिखना रहेगा, एक पद्यांश से और एक गद्यांश से, ये हो जाएगा। ऐसे नीचे है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। आगे है ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का सारांश या फिर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो अथवा करके दिया गया है। अब आप जो भी आपको बेहतर तैयार हो उसी को करिएगा। फिलहाल हम क्या किए हैं, जो है बहादुर कहानी का उल्लेख किए हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 7 क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का है रसिम रथी, ये है रसिम रथी खंड काव्य, ये चीज़ें हैं। आधार पर कर्ण चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये है। नेक्स्ट इसमें मुक्तदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ये है। आगे है मुक्तदूत खंड काव्य कथा अपने शब्दों में लिखिए। आगे है सत्य की जीत खंड काव्य या द्रौपदी के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए है। आगे इसमें दिया गया, तो देखिए सब अथवा करके दिया गया। अब जो भी आपको बेहतर ढंग से तैयार हो उसी को करिएगा। नेक्स्ट अब खंड खा है। खंड खा ये भी अनिवार्य है। खंड खा में 8वें का निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, ये संस्कृत परिचायिका से रहता है। इसका भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया संदर्भ सहित अनुवाद करना है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। वैसे अभी हम इसका कंटेंट भी उपलब्ध करा रहे हैं इसी वीडियो में।
नेक्स्ट देखते हैं 8वें का खा दिया गया है। ये पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये चीजें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मकों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बात वात ये है, तो इसमें से क्या सही रहेगा? बात और वात ये है। आगे है वाहन वाहन, इसका आंसर हम प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी पहले ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए कि पेपर कैसे आता है, कैसे करना रहेगा, और तौर तरीका जो कॉपी का है लिखने का बेहतर ढंग आपको हम आंसर राइटिंग करके दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए, भले बुरे की पहचान करने वाला ये है। नेक्स्ट है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। आगे है घा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का क्या है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। देखिए, चाहे वीर रस लिखिए चाहे श्रृंगार रस लिखिए, ये परिभाषा भी लिखना है स्थायी भाव के साथ और उसका उदाहरण भी देना है। खा वाला है, यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये है। नेक्स्ट, चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। ये है। आगे है, अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण पत्र प्रदान करने हेतु एक पत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये चीज़ें हैं। तो एक निबंध। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका कंप्लीट पेपर। अब देखते हैं हम इसका सलूशन क्या है। इसका जो भी आंसर है वो हम लिखे हैं अपने ही हैंड राइटिंग में। तो फ्रेंड्स, वो भी आप आगे देख सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमने बोला। आप पेपर पढ़ लिए, 12 साढ़े 12 मिनट में पढ़ लिए आप लोग। अब क्या है, 15 मिनट का समय मिलता है, आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वो भी देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोग के लिए क्या है, एक फॉर डेमो यूज ओनली। हमने एक क्या किया, फॉर डेमो यूज ओनली इसलिए लिखा क्योंकि ये सब चीज़ें इलीगल है, गैर कानूनी है, ये चीज़ें हैं। तो ये आपको डेमो दिखाया गया कि कैसे आप अपना रोल नंबर भरेंगे शब्दों में और अंकों में। उसके साथ साथ क्या है, आप परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, केंद्र का नाम, ये सब चीज़ें आप लोग भरेंगे। बाकी नीचे क्या है, आपके कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, कमरा नंबर वही डालेंगे। तो ये है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो है, आप जब आंसर राइटिंग करने जाएंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षा आप देने जाएंगे, तो आप लोग के साथ कुछ ले जाना अनिवार्य भी रहता है। वो भी हम इसी चीज़ वीडियो के साथ बता दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है ये गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब निकलते हैं जल्दबाजी में, तो कोई एडमिट कार्ड भूल जाता है, तो कोई पेन भूल जाता है, तो कोई क्या है स्केच भूल जाता है, कोई स्केल भूल जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, क्या काम करना है आपको, परीक्षा सेंटर पर अपने परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पहले अवश्य पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपका रहेगा। आराम से आप एंट्री ले लेंगे, या मान लीजिए आप दूर सफ़र करके जा रहे हैं तो 1 आध घंटा पहले जब घर से निकलेंगे, क्या रहेगा, वो टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। कहीं रास्ते में कोई बात हो तो ये नहीं रहेगा कि आपका परीक्षा छूट सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो परीक्षा में ले जाने के लिए आपको आवश्यक क्या है, पहला तो आधार कार्ड हो जाएगा, एक आईडी प्रूफ होना अनिवार्य है। दूसरा क्या है, आपका एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। तीसरा, आपके साथ
जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो उस पेन से, या जिस पेन का रेगुलर आप प्रयोग करते हैं, कोशिश ये करिएगा कि अच्छे पेन को लीजिएगा ताकि वो अच्छे से चले। और जब अच्छे से चलेगा तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, राइटिंग आपका सुंदर होगा, आप नंबर बेहतर पाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो मान लीजिए ये पेन हमने क्या किया, एक चूज कर लिया। अब इस पेन को, अब मान लीजिए जैसा भी जिसका इच्छा है, ये नहीं है कि हमको इस कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है और इस कंपनी के पेन का हम प्रयोग कर रहे हैं। आप बॉल पेन, जेल पेन जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है परीक्षा वाले कॉपी में। ये चीज़ें हैं। तो ये है, कोशिश ये करिए कि अगर आप बॉल पेन लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। जेल पेन से थोड़ा सा क्या है, बबल आ जाता है या इधर से उधर या फिर हाथों में लग जाता हो, अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें हैं। तो कम से कम आपके पास 2 ब्लू पेन होना अनिवार्य है। उसको चला करके अच्छे से देख लीजिएगा। परीक्षा देने से पहले 1-2 दिन जितना भी पेन आप खरीदेंगे उसको एक कॉपी पर जो क्वेश्चन आप तैयार किए हैं उसको रफ करके देख लीजिए, ताकि पेन भी आपका अच्छे से चलने लगेगा। और दूसरी चीज़ें क्या है कि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा लिखने का। 3 घंटे लगातार कम से कम एक टेस्ट जरूर दे दीजिए। कोई मॉडल पेपर उठाइए, घड़ी हाथ में लगाइए, उसके बाद देखिए 3 घंटे 15 मिनट बैठ करके आपको क्या करना, लिखना ही है। हाँ, ये चीज़ें हैं। तो कम से कम एक बार ये काम अवश्य कर ले, जिससे क्या होगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ें क्या है, ये हमारे तरफ से एक सजेशन रहेगा, आप कोई टेक्निकल घड़ी नहीं पहन करके जाएंगे। एक आप नॉर्मल सी घड़ी जो सुई कांटों वाली होती है उस घड़ी को पहन करके जाएंगे। इससे क्या होगा, बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आप जो है हमेशा कक्ष निरीक्षक से टाइम नहीं पूछेंगे या बेल का इंतजार नहीं करेंगे। तो आपके हाथ में जब घड़ी रहेगा तो क्या करेंगे, आप उस समय को देख करके आप काम करेंगे, उसी हिसाब से थोड़ा तेज और क्या काम करेंगे, धीमा काम करेंगे। मान लीजिए समय आपके पास पर्याप्त है, पर्याप्त तो ऐसे समय रहता है, लेकिन पता नहीं चलता परीक्षा में आपको उसी में बीच में कई जगह सिग्नेचर करना, रोल नंबर फिलअप करना। हाँ, ये चीज़ें हैं। तो ये सब बात रहता है, इसलिए आप क्या करेंगे, समय को बहुत ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट में सब कुछ आपको करना, पेपर पढ़ना, कॉपी भरना, उसके बाद फिर क्या है, आंसर राइटिंग करना, जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको कैसे आप क्या करेंगे। तो जो नहीं आ रहा है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ, मान लीजिए 2 ही 3 लाइन आप लिख सकते हैं, 2-3 लाइन आपको एकदम करेक्ट आ रहा है तो उतने लिखिए, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा उल्लू बनाने का प्रयास आप लोग ना करें तो काफ़ी बेहतर रहता है। ये चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम बताते हैं, आपके पास 2 ब्लू पेन हो गया, 2 क्या है, या 1-2 पीस आप ब्लैक पेन भी रखेंगे। हाँ, ब्लैक पेन थोड़ा मोटा रखिएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्लैक पेन क्या है, ये है 1.0 का। हाँ, देख पा रहे हैं, ये थोड़ा फ्लैश लाइट की वजह से चमकीला आ रहा है। देखिए 1.0 कहने का मतलब क्या है, थोड़ा मोटा चलना चाहिए, जिससे कि आप इससे हेडिंग भी बना सकें या अंडरलाइन कर सकें कहीं चीज़ों को। हाँ, ये चीज़ें। उसके साथ साथ ब्लू और ब्लैक आपके पास स्केच होना अनिवार्य है। इतना आपको इसके साथ, आप पैड लेकर के जाएंगे तो पैड ट्रांसपेरेंट रहे, जिससे कि क्या हो, आप अच्छे से वहाँ एंट्री ले सके गेट से, कोई दिक्कत ना हो। ये ना कहा जाए कि इस पर कुछ लिखा है, इस पर मानचित्र बना है, कुछ बच्चे मानचित्र वाला लेकर चले जाते हैं, तो देखिए ये अलाउ नहीं रहेगा। दूसरी बात, कुछ लोग प्रकार ले जाने का, तो प्रकार बिल्कुल ना ले जाएं जिस पर कोई मानचित्र बना हो, चाहे संसार का चाहे भारत का कोई भी मानचित्र बना हो, उस पर वो चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। ये आप अवश्य ध्यान देंगे। तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स, इतना आप लोगों के लिए दिशा निर्देश था। अब हम देखते हैं, जो हमने अभी पेपर आपको दिखाया है उस पेपर के सब क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। और चूंकि ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर दिए तो जानकारी आपके पास अधूरा रहेगा, और आप लोगों को पता है कि अधूरे ज्ञान वाले ही ज़्यादा बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान अधिक रहता है वो बहुत कम बोलते हैं। हाँ, वो हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, ये चीज़ें हैं।
तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये हमारा चाहे आप रिक्वेस्ट समझिए चाहे विनती समझिए। अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आप भी टॉप 10 लिस्ट में बिल्कुल आ जाएंगे। हमने केवल और केवल क्या किया, बोर्ड के पैटर्न पर जो कॉपी लिखी जाती है, कैसे लिखी जानी चाहिए, एक टॉपर की कॉपी कैसे होनी चाहिए, कैसे बेहतरीन ढंग से आप कॉपी लिखें कि एग्जामिनर आपके राइटिंग को देख करके, आपके जो है ये सिस्टमेटिक ढंग को देख करके कॉपी लिखने का, वो उसका दिल खुश हो जाए। बहुत बच्चे करते क्या है, अब इसका पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद चारों ऑप्शन नोट करते हैं, तब उसमें टिक लगाते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका माना जाता है। ये चीज़ें जब साफ 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 लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, तो आपको सही विकल्प का केवल चयन करके लिखना है, ना कि पूरा क्वेश्चन नोट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दिखाते हैं। आप दिशा निर्देश और ये सब चीज़ें पढ़ ही लिए हैं। खंड का ये प्रश्न है, तो हमने खंड का लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। हमने इसमें सीरियल वाइज ही किया है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पहले आए उसको कर सकते हैं। और जो लोग साइंस के विद्यार्थी हैं जैसे हाई स्कूल के, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर एक ही में होता है। उसमें खंड का, खंड खा, खंड गा रहता है। तो कोशिश ये करें कि जिस खंड को आप शुरुआत करें उस खंड के सभी क्वेश्चन को करने के बाद दूसरे खंड का क्वेश्चन करें, ना कि उसी में एक खंड का एक क्वेश्चन तो गा का उसी में एक क्वेश्चन, एक का घा अगर किए हैं तो खंड बा का कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक खंड आप शुरुआत करिए, उस खंड में जितना भी क्वेश्चन है आ रहा है उसको कर लीजिए, नहीं आ रहा उसके लिए कुछ क्या काम करना है आप कोशिश करिए कि लिख ले जाएं, अदरवाइज दूसरा खंड स्टार्ट करिए। तो देखते हैं खंड का में पहला क्वेश्चन है, खंड का कुटज के लेखक हैं, तो उसका हमने आंसर लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार से खा है, इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है, इसका आंसर हमने लिख दिया। गा है, सज्जन नाटक के लेखक हैं, इसका आंसर क्या है, जयशंकर प्रसाद, ये हमने लिख दिया। घा है हरि, इसका पगडंडियों का जमाना रचना है किसकी, हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो फ्रेंड्स ये रहा पहले क्वेश्चन का खा गा घा अंगा। अब इतना आंसर हमने बता दिया। आप क्वेश्चन पेपर हमने पहले वीडियो में दे दिया है, उसको देख लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अगली पेज पर। तो यहाँ अगली पेज से बढ़ने से पहले यहाँ कोने पर क्या काम करना है, यहाँ नीचे आप लोग क्या कर देंगे, पीटीओ लिख देंगे, लेकिन केवल उसी पेज पर जहाँ पेज पलटने की बात आएगी, ना कि जो है इसके पीछे वाले पेज पे करें। अब यहीं से हम पलटेंगे इधर, इसको क्या करेंगे, बाएं तरफ करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरे पेज पे पहुँचते हैं। ये देखते हैं फ्रेंड्स, हमने दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दूसरे पेज पे लिखा है। कोशिश आप भी ये करिएगा कि जिस क्वेश्चन को शुरुआत करिएगा उस क्वेश्चन का जितना भी का खा गा घा अंगा है उतना करने के बाद अब जो 2-4 लाइन स्पेस बचेगा, जैसे हमारे पास यहाँ 2-4 लाइन स्पेस बचा, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बल्कि दूसरे क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट किया, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। तो काफ़ी बेहतर माना जाता है ये तरीका। अब इसमें हम बताते हैं आप लोगों को क्या है, इसमें दूसरे क्वेश्चन का प्रेम पथिक रचना है। प्रेम पथिक किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट खा वाला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बचपन नाम दिया, तो कौन दिया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट गा है प्रयोगवादी शाखा के, तो इसका क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक के कवियों का संबंध किस शाखा से है, क्या हो जाएगा आंसर, प्रयोगवादी शाखा के। नेक्स्ट घा वाला है, घा का क्या क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, तो इसकी उत्तर क्या हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। नेक्स्ट अंगा वाला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीत काल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन पेपर आपको हम वीडियो के पहले ही उपलब्ध करा दिए, आप उसको पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है पढ़ने के बाद ये वीडियो आगे देख रहे होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम तीसरे क्वेश्चन।
ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश दिया गया रमणीयता और नृत्य नूतनता, ये करके है डॉट 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 हमने कर दिया, माध्यम है लास्ट तक। हाँ, अब इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन इस गद्यांश के पीछे कुछ है। उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्दिष्ट है। हमने पहला पॉइंट क्वेश्चन ये था शीर्षक, तो शीर्षक को हमने हेडिंग डाल करके लिख दिया भाषा और आधुनिकता से है। नेक्स्ट इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ये हो गए। आगे है उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो लेखक ने भाषा समूची युग चेतना को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है, ये हो जाएगा। इसमें पांचवा पॉइंट है रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश फिर हमने क्या किया, रमणीयता डॉट 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 नहीं होती है, यहाँ व्याख्या इसका कर दिया, देख पा रहे हैं व्याख्या। फ्रेंड्स ये हमने अपने ही, या ये कहिए कि नोट्स, या इसे ये कहिए कि एक परीक्षा की कॉपी, ये हमने अपने ही लिखा है। और हमने थोड़ा देर में ये वीडियो आप लोगों को दे पाया, लेकिन चलिए फ्रेंड्स अभी भी बोर्ड परीक्षा में कुछ शेष दिन बाकी हैं, आप इसको अवश्य देख लें, जिससे कि क्या है आप अच्छा परफॉर्मेंस परीक्षा में कर सकें। तो इसका व्याख्या हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यही लाइन टू लाइन पढ़ करके सुनाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, आप लोग कहेंगे क्या मतलब है। हाँ, अभी कोशिश हम ये करेंगे कि इसका एक PDF फॉर्मेट बना करके पेपर का और इसका वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा दें, जिससे कि क्या होगा, आप हमारा वीडियो तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन इसको एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इसमें हमने क्वेश्चन का ही आंसर है वो आपके सिलेबस से ही लिया है। एक मॉडल पेपर हमने बनाया, उसी मॉडल पेपर का ही हमने आंसर लिखा है, ना कि जो है ऐसे कोई हल्का क्वेश्चन है, या ये कहिए कि जो है सिलेबस से नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुँचाए हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी देख सकें यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए। ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या बताया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो क्या है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, और ऐसे करके है, उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। तो हमने क्या किया, इसके लिए संकेत लिखा कि यहीं से यहीं के बीच में डॉट डॉट कर दिया। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस पद्यांश के बाद, तो उसमें पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम, पाठ के शीर्षक कौन है, रचयिता कौन है, हमने ये लिख दिया। कैकेयी का अनुताप क्या है, शीर्षक है, रचयिता मैथिलीशरण गुप्त है। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा क्वेश्चन क्या है, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया। तो कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया क्योंकि रानी को महास्वार्थ ने घेर रखा था, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे तीसरा पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चन है वो ये है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग पर उल्लेख किया है। तो इसको हमने क्या किया, इसका उत्तर क्या लिखा है, इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का उल्लेख किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार, तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो भी उस गद्यांश या पद्यांश के बाद क्वेश्चन दिए रहेंगे उसी का आपको उत्तर देना है, ना कि पूरा उसका हिंदी अनुवाद करना है। पांचवा पॉइंट ये रहेगा रेखांकित अंश, तो उसमें कुछ अंडरलाइन अंश रहेंगे, अंडरलाइन जो रहेगा उसी को क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो ये देखिए रेखांकित अंश है, कहते आते थे डॉट 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 कुपुत्र भले ही, तो इतना करके हमने क्या किया, उसका व्याख्या लिख दिया। अब ये व्याख्या आप देख पा रहे हैं,
ये हमने व्याख्या लिख दिया। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आते हैं कि पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं करती। अब तो मेरे इस चरित्र के कारण लोग अब तो यही कहेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी नहीं हो सकता। कुपुत्र पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। ये चीज़ें हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही गया। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए द्वितीय रेखांकित, क्योंकि इस पैराग्राफ में क्या है, 2 जगह अंडरलाइन किए गए हैं, तो दोनों जगह का हमें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या लिखना पड़ेगा। इसलिए दूसरे रेखांकित का क्या है, ये परमार्थ ने देखा रह गए हैं, यह बांधा डॉट 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 हो गया बीच में। व्याख्या इसका ये है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए, हमने कोने पर यहाँ क्या किया, कॉर्नर पर लिख दिया रोल नंबर। तो कोशिश ये आप लोग करिएगा कि एक आध पेज पर रोल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या रहता है, मान लीजिए कॉपी कहीं इधर की उधर होती है तो पेज फाड़ कर ही लोग करेंगे, इसलिए रोल नंबर रहेगा तो उसको कटपिट लोग नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं। अदला बदली कापी होने की संभावनाएं नहीं बनेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लोग करते नहीं, ऐसा किया नहीं जाता, लेकिन रेयर केस कभी ऐसा किसी के साथ भगवान न करे कोई घटना घटित हो। क्योंकि बोर्ड का कापी में देखिए भले गलत हो गया आप वैसे क्रॉस कर लेंगे, लेकिन कोई पेपर आप नहीं फाड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो गलत हो गया उस पेज को फाड़ दें, जैसे अपने नोटबुक में आप स्वयं करते हैं। ये चीज़ें आपको परीक्षा में नहीं करनी है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। 5वां दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, का 5वें का का है, साहित्यिक परिचय में लेखक का एक आया है, खा में कवि का है। तो हमने लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चुनाव किया है। का सेकेंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका देखिए हमने क्या किया, पहले संक्षिप्त परिचय लिख दिया। अब संक्षिप्त परिचय में जन्म स्थान, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, शैली, उसके साथ साथ आगे है द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, फिर मृत्यु, संक्षिप्त साहित्य में स्थान, ये सब लिखने के बाद हमने यहाँ पीटीओ लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद पेज आपको पलटना है, इसलिए ये लिख दिया जाता है कि ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि पीछे भी अभी कुछ मैटर बचा है और क्या है, हमको पेज पलटने के लिए सजेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले पेज पर। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी इसी क्वेश्चन का आंसर है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय उनका है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। काशी जाकर के इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं ज्योतिष का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया, परंतु इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर कार्य किया। सन 1979 ईस्वी में इस वायोवृद्ध साहित्यकार का रोगणता के कारण स्वर्गवास हो गया, यानी कि रोग के कारण इनका निधन हो गया। ये रहा। देखते हैं आगे इनका साहित्यिक परिचय, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा था साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय ये रहा, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। आगे आपको दिखा देते हैं रचनाएं इनकी क्या क्या हैं। रचनाओं को लिखने के लिए हमने इस प्रकार से रचनाएं, इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार से परीक्षा में लिखना है, सिस्टमैटिक ढंग से, जो जो पूछा गया उसी का आंसर देना है, ना कि अनर्गल चीज़ें उसमें लिखनी है। ये देखिए रचनाएं के क्या है, इनकी निबंध संग्रह, निबंध को हमने एक साइड में लिख दिया। फिर इतिहास, उसके बाद उपन्यास, ये इनकी इतनी रचनाएं हैं, इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। 5वें का खा पद्यांश में क्या किया जाएगा, कवि का परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय, इसको भी देख लिया जाए नेक्स्ट पेज पर।
ये है प्रश्नोत्तर संख्या पाँचवा, पाँचवें का खा में क्या है, हमने महादेवी वर्मा का चुनाव किया है। इसमें जो है इनका साहित्यिक परिचय में जन्म स्थान, जन्म, माता पिता, हाँ, कृतियाँ, भाषा, मृत्यु, ये सब चीज़ें हैं। फ्रेंड्स इसको देखिए, अगर लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे तो हमने पहले ही बोल दिया वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें नुकसान आपका होगा। हाँ, समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए हमने इसको केवल आप मॉडल देखिए कैसे क्या लिखा गया है, कहाँ लिखा गया, किस पॉइंट पे हमको कैसे क्या लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या कहाँ डालना है, ये चीज़ें हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF हम उपलब्ध करा देंगे। आगे देखिए इनका जीवन परिचय में ये सब रहा, ये है। अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ लास्ट में हमने PTO लिख दिया पेज पलटने के लिए। अब हम पेज पलट करके देखते हैं आगे। इनका साहित्यिक परिचय ये है, आगे है इनकी कृतियाँ। देखिए जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको हमने दूसरे कलर के पेन से, हमने बोला है कि पहले आप क्या करेंगे, कलर पेन और अलग लेंगे जो कि ब्लैक होना चाहिए, हमने ब्लैक कलर से वो लिख दिया। अब एग्जामिनर के आंखों में ये चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ बच्चा ये चीज़ मेन पॉइंट लिखा तो है, और उसी पर तत्काल क्या करेंगे, वो आपको टिक करके ये नंबर दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा नंबर, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। फ्रेंड्स ये जो कॉपी हम लिखे हैं, अगर इस टाइप से कॉपी आप लिखते हैं तो गारंटी है कि हिंदी में 98 नंबर पा जाएंगे। हाँ, मतलब 98 99 नंबर भी पा सकते हैं, ये नहीं है कि 99 नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा क्या रखा है इस कॉपी में, इसमें क्या है, लेकिन आप तरीका तो देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, कैसे जो चीज़ें होना चाहिए। एक एग्जामिनर जो बोर्ड का कॉपी चेक करता है वो क्या क्या चीज़ें ढूंढता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसमें क्या क्या है, वो बच्चा लिखा है कि नहीं। अब आप कहेंगे नहीं हमने तो ये टू जेड लाइन टू लाइन सही लिखा है और है क्या, हमारा एक नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन आपने साहित्यिक परिचय ही छोड़ दिया, जबकि क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित कवियों में से साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप जीवन परिचय लिख दिए, साहित्यिक परिचय उनका दिए ही नहीं, तो ये आपकी कमी मानी जाएगी। आगे देखते हैं इसमें हम इनकी रचनाओं को। ये टोटल क्या है, इनकी रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। आगे है इसमें काव्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और आप लोग को पता है हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन निबंध रहता है, तो वो भी हम लिखे हैं, दिखा देते हैं। प्रश्नों संख्या 6 क्या कह रहा है, सुन लीजिए ध्यान से। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी पर सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हमने बहादुर कहानी का सारांश लिखा, ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए प्रश्नों संख्या 6 हमने नोट कर दिया, जो चीज़ें हमको लिखना है बहादुर कहानी का सारांश, हमने ब्लैक पेन से लिख करके इसको अंडरलाइन कर दिया, हाँ ये हेडिंग बना दिया। अब उसके बारे में हमने लिखा, फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हमने हेडिंग वाइज लिखा। दिल बहादुर से बहादुर बनना, यानी कि दिल बहादुर इनका नाम था, अब उससे बहादुर बन गए। आगे है परिसर में यूँ हसमुख बहादुर। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या है, किशोर की बदतमीजी। आगे है निर्मलता के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप, निर्मला के रिश्ते, सॉरी निर्मला है, निर्मलता नहीं, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। नेक्स्ट है बहादुर का घर से भागना। ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया, इसमें जो भी बहादुर कहानी का सारांश था ये चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी भी क्लास में हैं, चाहे वो 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास में होंगे। तौर तरीका तो सब जगह काम करेगा, आपको कहीं भी प्रश्न नहीं नोट करना, हर जगह आपको आंसर ही देना है, ये चीज़ें हैं। तो बोर्ड के परीक्षार्थी जो हैं क्लास 10th वाले, वो भी हमारा ये वीडियो अवश्य देखें। बाकी 12th के लिए ये स्पेशल हमने मॉडल पेपर तैयार करके हमने लिखा है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, क्या है हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का है, तो हमने क्या किया, इसमें त्यागपथी खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग ये लिख दिया। हाँ चतुर्थ सर्ग पूछा गया है,
इसमें अथवा अथवा करके करीब 6 पॉइंट रहते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं 7वें में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे 6 पॉइंट तक रहते हैं। अब इसमें जो भी आए आपको वो लिखना है, काफ़ी अथवा करके रहता है। तो इसमें त्यागपथी खंड काव्य का चतुर्सर्ग हमने लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्नों संख्या 7 डालेंगे, उसमें जो लिखना है वो ऊपर मोटे पेन से हेडिंग डालेंगे या स्केच पेन से इसको डाल सकते हैं। हमने स्केच पेन का हमेशा प्रयोग ये नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पेज जो है थोड़ा हल्का था और इस पर पीछे और आगे दोनों छप जा रहा था एक तरफ लिखने पर, तो इसलिए हमने हमेशा स्केच पेन का प्रयोग नहीं किया। चतुर्सर्ग हेडिंग डाल दीजिए, आप उसका पूरा लिख दीजिए। ये है चतुर्सर्ग का सारांश या जो भी उसमें मैटर था वो हमने लिखा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कुछ खंड खा स्टार्ट हो जाएगा। ये खंड खा स्टार्ट हो गया, हमने खंड खा को देखिए स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 खंड खा में। इसमें क्या है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत परिचायिका का है। इसमें का दिया गया था, अथवा करके दिया गया है, फिर खा दिया गया है, उसमें भी अथवा अथवा है। हाँ, ये है। तो हमने का में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद। संकेत क्या है, संकेत हमने लिख दिया हंसराज तस्य ... इत्यभाषत, ये हो गया। इसमें संदर्भ क्या लिखना है, संदर्भ, इसका अर्थ लिख करके अनुवाद करना है। तो क्या किया गया, पहले संदर्भ लिख दिए। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड, देखिए संस्कृत खंड है ना, तो संस्कृत खंड आपके हिंदी में होगा। ये चीज़ें हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, इसको हमने अलग पेन से लिख दिया। तो ये एग्जामिनर देख पाएंगे और देखेंगे तो कहेंगे हाँ बच्चा ने सही लिखा है। बाकी चीज़ें क्या है क्या नहीं है वो बाद की बातें हैं, लेकिन जो जो मुख्य बिंदु है उसको आप जरूर अंडरलाइन करेंगे। ये है, या अलग कलर के पेन से लिख देंगे उसको। हमने ब्लैक कलर के पेन से लिख दिया। में संकलित महामना, ये चैप्टर का नाम महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृष्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें हिंदी अनुवाद पूछा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद हमने लिख दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का तो कंप्लीट हो गया। खा देखते हैं क्या है। खा है पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, वही संकेत, संदर्भ, हाँ, यह पद्यांश हमारी पाठ। गद्यांश में ध्यान दीजिएगा, गद्यांश लिखना है और पद्यांश में पद्यांश लिखना है। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ही क्या है, संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, ये हो गया। इसका हिंदी अनुवाद है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया गया है, इसको देखते हैं हम लोग। ये है प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब कोशिश आप ये करिएगा कि अगर जब ज़्यादा स्पेस रहेगा तभी दूसरे उसी पेज में दूसरा क्वेश्चन डालिएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे आप, पेज पलट करके नया क्वेश्चन नए पेज से करिएगा। हमने यही कर दिया क्योंकि हमारे पास स्पेस आधा से ज़्यादा बचा था, इसलिए। तो देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 में मुहावरा क्या है, हमने इसमें चुनाव कर लिया सेकंड ऑप्शन का। मुहावरा में सेकंड ऑप्शन का हमने चुनाव किया है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, कान पर जू ना रेंगना, ये है। देखिए सेकंड हमने यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा था, बाद में हम लिख दिए तो ना। तो आप क्या करेंगे, 3 ऐसे टेबल बना लेंगे। वाक्य, अर्थ, प्रयोग, ये बेहतर रहता है। आप क्या लिखें, वाक्य क्या पूछा गया था, कान पर जू रेंगना। अब इसका अर्थ क्या होता है, अनसुनी करना। नेक्स्ट इसका प्रयोग कर लेंगे, जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगते। हाँ, ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर गद्यांश आ गया और उसमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर देना है, ये भी देख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अपठित गद्यांश, प्रश्नों संख्या 10, अपठित गद्यांश। संकेत जहाँ से दिया गया है, ऊपर से हमने 2 इसमें शब्द का चुनाव किया, लास्ट वाले 2 शब्द का बीच में अंडरलाइन कर दिया, ये डॉट 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 कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया था,
दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहियों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स, इस जब गद्यांश या पद्यांश जो भी आता है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं सभी क्वेश्चनों का उत्तर आराम से मिल जाता है उसी में। ये है, तो हमने ऐसे 3 प्रश्न दिया गया था, तीनों का उत्तर लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं, उसमें क्या क्या है उसका उत्तर देख लिया जाए। प्रश्नों संख्या 11। 11वां का क्या कह रहा है? 11वां का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। बात वात पहला इसमें दिया गया है, शब्द युग्म क्या है? बात वात। इसका अर्थ क्या होगा? बातें और हवा। तो जो सही युग्म है, केवल अब देखिए 11वां के का पहला का आ ऑप्शन सही था, आ ऑप्शन हमने लिखा है। ऐसे खा का क्या है? जो भी पूछा गया है उसका थर्ड, खा में तीसरा। कुल, कुल का अर्थ क्या होता है? समस्त या वंश, ये हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया जो भी पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर देखते हुए आप वीडियो को उसका सलूशन भी देख लीजिए वीडियो में। ये है। नेक्स्ट आगे घा वाला है। घा के बाद जो है ये यहाँ तक हो गया समाप्त। ये है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11वां तो कंप्लीट हो गया। 12वां, अब हम लोग पहुंचते हैं 12वां पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। फ्रेंड्स थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब देखिए कितना भी शॉर्ट किया जाए, जब 3 घंटे 15 मिनट का काम आपको करना है तो 3 घंटे 15 मिनट का काम हम कितना भी फास्ट करेंगे तब भी देखिए 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा से कम ही कोशिश हम करेंगे कि 1 घंटे से कम का ही वीडियो ये बने हमारा। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, 3 घंटे 15 मिनट का काम इतना आसान तो है नहीं। अगर एक लाइन लाइन हम पढ़ करके बताएं या ऐसे लिख लिख करके बताएं तो 3 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। ये चीज़ें हैं, इसलिए हमने कोशिश यही किया कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट करें। प्रश्नों संख्या 12 है। 12वां का क्या कहा गया है? वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो हमने क्या किया? वीर रस का परिभाषा लिख दिया। वीर रस का देखिए अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हाँ, तो परिभाषा क्या बनेगा? जो भी रस आएगा फ्रेंड्स, आप सभी रसों का क्या कीजिए? अस्थायी भाव याद रखिए। परिभाषा आप स्वयं बना ले जाएंगे। इसके लिए तरीका क्या है? जो अस्थायी भाव है उसी को लेकर के बनाया जाएगा। जब उत्साह है, अब देखिए वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो गया, ऐसे करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। हाँ, तो क्या करेंगे? जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, अब देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यही एग्जाम्पल याद किए थे अपने समय में। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तार से समर में डरता नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां का खा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमने लिखा है, क्वेश्चन सुना दे रहे हैं आप लोग को। यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। अब देखिए चाहे यमक अलंकार लिखिए चाहे क्या करना है उपमा अलंकार। हमने उपमा अलंकार का लिखा है। उपमा अलंकार को पहचान ऐसे इसमें अथवा करके ये भी आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया गया, हाई स्कूल में ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसमें पहचानना रहता कि कौन सा अलंकार है। तो जिस भी अलंकार में सा सी से सरिस आदि आ जाए उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तत्काल आप टिक लगा सकते हैं कि उपमा अलंकार है। यह नेक्स्ट 12वें का गा है चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो चौपाई अथवा सोरठा हमने क्या किया है? सोरठा छंद का लिखा। ये भी दिखा देते हैं आपको। ये रहा फ्रेंड्स सोरठा छंद। यह दोहे का उल्टा होता है। यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। उदाहरण क्या है? जेहि सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये हो गया। अब इसमें देखिए जे जहाँ एक ही मात्रा है वहाँ ऐसे आप वन वन मतलब यहाँ जो एक लाइन खींचा गया इसका मतलब एक ही मात्रा होता है। और जहाँ यस जो बनाया गया या 5 इसको मानिए यस जो बनाया गया ये डबल मात्रा के लिए, बड़ा मात्रा के लिए, जैसे बड़ा ऊ है तो वहाँ ये यस बनाया जाएगा। ये चीज़ें हैं। हाँ, जहाँ बड़ी ई है
ओ है, तो वहाँ क्या होगा, ये यस वाला सिंबल, तो इसको 2 माना जाता है, इसको 1 माना जाता है। अब आप गिन पाएंगे। हाँ, प्रथम और द्वितीय चरण में, जैसे ये प्रथम चरण हो गया, क्या पहले और तीसरे चरण में 11 11, तो हम गिन लेते हैं। देखिए 2 यहाँ हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 11 हो गया। यहाँ तक पहला चरण। ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 13, यहाँ आप गिन लेंगे 13 आएगा, यहाँ आप गिन लेंगे 13 आएगा। लेकिन पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, ये सोरठा में है। दोहे का ये उल्टा होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 तो कंप्लीट हो गया, 13वां देखते हैं और कुछ ही देरी में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो हमने क्या किया, विद्यालय में लिपिक के लिए लिख दिया। अब आप कैसे लिखेंगे, आप ये डाल दिए हेडिंग जिस पर आपको लिखना है। आप एप्लीकेशन लिखे होंगे, बहुत एप्लीकेशन लिखे होंगे। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब लिपिक की बात आ गई तो कुछ ना कुछ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो भी विज्ञापन में क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो अर्हता आपको प्राप्त करनी होगी। तो इसमें देख लिया जाता है, शैक्षिक योग्यता का हमने टेबल बना करके लिख दिया। देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक योग्यताएं हैं, योग्यता, वर्ष, श्रेणी, बोर्ड, विश्वविद्यालय। हाई स्कूल आपने कब पास किया, ये श्रेणी कौन सा था, प्रथम द्वितीय से मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, क्या था क्या नहीं था, ये आप पूरा ऐसे डिटेल भर देंगे जितना आपके पास योग्यताएं हैं। इतना लिखने के बाद अब आप आगे देखिए क्या है, वो सब लिखने के बाद आप देखेंगे क्या है, मेरी अध्यापन में अत्यधिक रुचि है, मैं पूर्ण रूप से इसका निर्वाह करूंगा तथा कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा, धन्यवाद। आप दिनांक डाल देंगे बाएं साइड में, आगे लिख देंगे यहाँ दाहिने साइड में भवदीय। अब का खागा इंग्लिश में आपको XYZ लिखना रहता है, ये चीज़ें हैं, ये लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर का जो हम सॉल्व करा रहे हैं, इसमें अंतिम क्वेश्चन नंबर 14वां है, ये देख लिया जाए। प्रश्नों संख्या 14वां क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, तो क्या है, हमने क्या किया, मेरा प्रिय साहित्यकार, इसी पर लिख दिया। इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए कि निबंध में एग्जामिनर यही पॉइंट देखता है, इतना पॉइंट आपको उसमें अवश्य इंक्लूड करना है। पॉइंट क्या है, प्रस्तावना पहला हेडिंग बनेगा आपका, दूसरा जन्म तथा परिचय जैसा भी हो उसमें, लेकिन प्रस्तावना उपसंहार ये अंततः होना ही चाहिए। तो पहला प्रस्तावना, अंतिम में उपसंहार होना चाहिए। बीच में और जो हेडिंग आपके अनुसार बन सकता है, हाँ, वो आप अवश्य बनाइएगा। तो इसमें देखिए हमने प्रस्तावना डाल करके पहले लिख दिया, उसके बाद फिर अब ये साहित्यकार हैं तो उनका जन्म स्थान यानी कि जीवन परिचय भी देना है, शिक्षा दीक्षा उनकी क्या है, रचनाएं उनकी क्या है, साहित्यिक जीवन उनका क्या है, ये सब लिखने के बाद क्या किया हमने, अंत में उपसंहार लिख दिया। तो फ्रेंड्स, अगला पेज हम दिखाते हैं और यही इस वीडियो का तथा इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। ये है देखिए उनकी शिक्षा, फिर साहित्यिक जीवन के साथ साथ आगे हम देखते हैं ये है उपसंहार, अंतिम में उपसंहार ही हेडिंग बनेगा। ये लिखने के बाद जब आपका पूरा खत्म हो गया, आप धन्यवाद, हम अपने तरफ से हम अपनी इच्छा अनुसार ये चीज़ें लिख दिए। आप भी क्या करेंगे, ये सब जब लिख देते हैं तो एग्जामिनर को क्या है, उसको लगेगा कि देखिए बच्चा हमसे फेस टू फेस तो मिल नहीं पा रहा है या फिर कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो चलिए उसकी आंसर शीट हमारे पास आई है, हमारे हाथों में आई है, तो उनको ये नहीं पता है कि किसके पास जाएगी, इसलिए बच्चा ने कम से कम क्या किया, धन्यवाद तो दिया। तो देख लिया जाता है धन्यवाद। और अंतिम में क्या करेंगे, धन्यवाद लिखने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, रोल नंबर लिख देंगे, अनुक्रमांक संख्या कितना आपका रोल नंबर है ये लिख देंगे। लिखने के बाद यही आपका अंतिम बिंदु था। और फ्रेंड्स क्या है, जब आप
का कॉपी जमा करने का समय आएगा तो क्या किया जाएगा, लास्ट में एक बेल लगता है 10-5 मिनट पहले, जैसा भी जहाँ लगाएं वैसे 10 मिनट पहले लगाना चाहिए। तो 10 मिनट पहले आपको एक बेल की आवाज़ सुनाई देगी, एक अटेंशन वाली घंटी सुनाई देगी। उसमें उस दौरान कक्ष निरीक्षक महोदय जो भी रहेंगे वो सब ये बताएंगे कि आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, सभी क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर क्वेश्चन किए हैं तो क्वेश्चन नंबर डाले हैं कि नहीं डाले हैं ये चेक कर लीजिए। और जो लोग बी कॉपी लिए हैं, खास करके हिंदी और इंग्लिश जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हैं, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब में जो भाषा वाले विषय हैं उसमें क्या किया जाता है, बी कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। मैथ में न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में फिगर ज़्यादा रहता है, इस वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, तो बायोलॉजी की कॉपी सेम ऐसे ही आपको लिखना है, लेकिन क्या करना है, उसमें जहाँ फिगर की ज़रूरत रहेगी वहाँ आपको फिगर भी बनाना है, और फिगर को आप रंगीन पेन से बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बायोलॉजी की पढ़ाई हमेशा रंग बिरंगे दुनिया में की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम सिंपल में करिए, तो उसको कलर पेन से बना सकते हैं, बस इतना ही रहेगा। अब अगर हम हर विषय का ऐसे ऐसे लिख करके दिखाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। और फ्रेंड्स देख ही रहे हैं लिखने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 15 मिनट का। कम से कम पहले एक आप मॉडल पेपर तैयार करिए, मॉडल पेपर भी एकदम अच्छा तैयार करिए कि ताकि जैसे हमने ये तैयार किया, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू फंसेंगे, तो उसका उत्तर आपको यहीं मिल जा रहा है, ये चीज़ें हैं। इसी प्रकार से क्या है, अगर हम हर विषय का करें तो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए फ्रेंड्स आपके पास अब उतना समय नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बस जो चीज़ें पढ़े हैं उसको वही रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये समय रिवीजन का है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एकदम कूल माइंड से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ईश्वर अच्छा करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने मित्रों तक इसको शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबा दें, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स आपका, हाँ ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।